राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। राजा विश्वनाथ और रानी चारुलता की इकलौती संतान राजकुमारी नंदिनी अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी तेजस्विता और वाक्पटुता ने भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आसपास के अनेक बड़े बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर नंदिनी ने सबको ठुकरा दिया। राजकुमारी का व्यवहार अपमानजनक होता जा रहा था। जो भी राजकुमार उससे मिलने आता वह उसका उपहास उड़ाती और यह कहकर लौटा देती कि मेरे योग्य अब तक कोई बना ही नहीं है। धीरे धीरे उसका यह अहंकार लोगों की चर्चा का विषय बन गया। नंदिनी को अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी पर इतना घमंड हो गया था कि वह किसी को अपने सामने तुच्छ समझने लगी थी। उसे विश्वास था कि समस्त संसार में कोई भी पुरुष उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा विश्वनाथ और रानी चारुलता को अपनी बेटी के इस व्यवहार की चिंता सताने लगी। वे जानते थे कि अत्यधिक घमंड किसी के भी जीवन में संकट का कारण बन सकता है। उन्होंने कई बार नंदिनी को समझाया, प्यार से, डांट से, पर हर बार वह यह कहकर बात टाल देती, जिस दिन मुझे अपने योग्य कोई मिलेगा मैं स्वयं विवाह के लिए हां कर दूंगी, लेकिन उससे कम किसी से भी विवाह करना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। नंदिनी का एक छोटा भाई था, राजकुमार भानुप्रताप, जो स्वभाव से बहुत शांत, धैर्यशील और विनम्र था। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और सदैव उसकी भलाई के लिए चिंतित रहता था। जब भी उसे अवसर मिलता वह बहन को विनम्रता से समझाता कि जीवन में सिर्फ बुद्धि और सौंदर्य ही सब कुछ नहीं होते। विनम्रता, सम्मान और त्याग भी आवश्यक गुण हैं। भानुप्रताप अक्सर अपनी बहन से कहता, दीदी, जो लोग सच्चे होते हैं वे दिखावा नहीं करते और जो वास्तव में योग्य होते हैं उन्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। पर नंदिनी उसकी बातों को हंसी में उड़ा देती। फिर भी भानुप्रताप ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि एक दिन उसकी बहन को अपने व्यवहार का पछतावा अवश्य होगा और वह उस दिन उसके साथ खड़ा रहेगा। इस प्रकार राजकुमारी नंदिनी का घमंड दिन पर दिन बढ़ता गया और राजा रानी की चिंता भी। राजकुमारी का बढ़ता हुआ अहंकार न केवल राज परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय बन चुका था। जनता के बीच धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा था, क्योंकि वे देख रहे थे कि नंदिनी हर योग्य वर को अपमानित करके लौटा देती थी। भानुप्रताप जानता था कि यदि समय रहते उसकी बहन का विवाह किसी उचित, सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति से नहीं हुआ तो उसका घमंड उसके भविष्य को अंधकार में धकेल देगा। राजकुमार भानुप्रताप का एक बहुत ही प्रिय मित्र था, राजकुमार वीर, जो पड़ोसी राज्य का युवराज था। वीर न केवल युद्ध कला में निपुण बल्कि शास्त्रों, नीति और राजधर्म में भी पारंगत था। दोनों मित्रों के बीच गहरा स्नेह और विश्वास था। एक दिन भानुप्रताप ने अपने मित्र वीर को महल में आमंत्रित किया। उसके मन में यह इच्छा थी कि यदि उसकी बहन नंदिनी और वीर एक दूसरे को पसंद करें तो वह उनका विवाह प्रस्ताव रखेगा। जब राजकुमार वीर पहली बार राजकुमारी नंदिनी से मिला तो वह उसकी अद्वितीय सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। सचमुच नंदिनी की छवि किसी अप्सरा से कम न थी। वहीं नंदिनी ने भी वीर को गौर से देखा और अपने सुप्रसिद्ध व्यंग्यपूर्ण अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुना है आप वीरता में अद्वितीय हैं, किंतु क्या आपने कभी ऐसे युद्ध में विजय पाई है जहां आपके शत्रु आपसे दोगुनी संख्या में हों? वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, किंतु मैंने अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले कई शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया है, चाहे वे संख्या में कितने भी अधिक क्यों न रहे हों। नंदिनी फिर मुस्कुरा दी, लेकिन यह मुस्कान प्रशंसा की नहीं, चुनौती की थी। उसने कहा, अच्छा, तो बताइए। इसके बाद नंदिनी ने एक के बाद एक कई जटिल प्रश्न पूछे, दुर्लभ शास्त्रीय पहेलियां प्रस्तुत की। राजकुमार वीर ने संयमित भाव से हर प्रश्न का उत्तर दिया। उसके उत्तरों से यह स्पष्ट था कि वह न केवल युद्ध कला में दक्ष है बल्कि विद्या और तर्क में भी सिद्धहस्त है।
सभा में उपस्थित सभी लोग उसकी विद्वता पर चमत्कृत हो उठे, लेकिन नंदिनी तो जैसे उसे नीचा दिखाने के लिए ही तैयार बैठी थी। अंततः उसने एक ऐसी कठिन और दुर्लभ पहेली पूछी जिसका उत्तर वीर क्षण भर में नहीं दे सका। वह कुछ सोचने लगा। यह देखकर नंदिनी उपहास से हंसी और ऊंचे स्वर में बोली, यदि आप इतने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो आप मेरे योग्य कैसे हो सकते हैं? और उसी क्षण नंदिनी ने वीर के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजकुमार वीर ने न तो क्रोध दिखाया, न ही कोई कटु वचन कहा। उसने भानु प्रताप की ओर देखा, गहरी आंखों से, और चुपचाप अपमान का बोझ लिए अपने राज्य लौट गया। राजकुमार भानु प्रताप यह सब देखकर अत्यंत दुखी हो गया, न केवल इसलिए कि उसका मित्र अपमानित हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि उसकी बहन ने एक सच्चे योग्य वर को खो दिया था, सिर्फ अपने घमंड की वजह से। इस घटना के बाद जैसे पूरे राज्य में आग की तरह यह बात फैल गई कि राजकुमारी नंदिनी अत्यंत घमंडी, अहंकारी और कठोर हृदय वाली है। राज्य की जनता में भी धीरे धीरे असंतोष और अवमानना की भावना पनपने लगी। अब तो स्वयं राजा विश्वनाथ और रानी चारुलता भी अपनी बेटी के विवाह को लेकर गहरे चिंतन में डूब गए थे। हर बार किसी योग्य वर को अपमानित कर देना अब केवल एक पारिवारिक चिंता नहीं रह गया था, यह पूरे राज्य की राजनयिक छवि और सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा था। भानु प्रताप समझ चुका था कि यदि नंदिनी का यह अहंकार समय रहते नहीं टूटा तो न केवल उसका जीवन विनाश की ओर बढ़ेगा, बल्कि शत्रु राज्यों के राजाओं के साथ संबंध भी विषाक्त हो जाएंगे। यह राजकुमारी का व्यक्तिगत नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था। इसलिए उसने एक सूक्ष्म योजना बनाई। एक दिन उसने नंदिनी से कहा, बहन आओ, हम दोनों एक खेल खेलते हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सा खेल? भानु प्रताप बोला, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक एक शर्त रखेंगे। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी कोई एक बात मानूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, बिना किसी तर्क के। नंदिनी की आंखों में उत्सुकता और आत्मविश्वास चमकने लगा। वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, शर्त मंजूर है, लेकिन शर्त क्या है? भानु प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुमने तीनों का उत्तर ठीक ठीक दे दिया तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर तुम एक भी उत्तर नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरी शर्त स्वीकारनी होगी। राजकुमारी नंदिनी को यह चुनौती बेहद रोमांचक लगी। उसने आत्मविश्वास से कहा, भाई सोच लो, तुम्हें हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसी बीच राजा और रानी, जो पास ही में थे, दोनों भाई बहन की बातें सुनने लगे। वे चुपचाप पास आकर बैठ गए। उन्हें भी इस अनोखे खेल का परिणाम जानने की उत्सुकता होने लगी। अब खेल आरंभ हुआ। पहली पहेली। भानु प्रताप ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की महसूस होती है? नंदिनी ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, धागा। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वह हल्का सा लगता है। भानु प्रताप ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, नहीं बहन, उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है मन उतना ही हल्का और निर्मल होता है। नंदिनी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। दूसरी पहेली। भानु प्रताप ने अगला प्रश्न किया, वो कौन सी चीज है जो देखने में कमजोर लगती है लेकिन पूरी दुनिया को संभाल सकती है? नंदिनी थोड़ी देर सोचती रही, फिर उत्तर दिया, मकड़ी का जाल। वह दिखने में तो बेहद कमजोर होता है, लेकिन उसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। भानु प्रताप ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा उत्तर अच्छा है, लेकिन मेरा आशय कुछ और था। इसका सही उत्तर है विश्वास। विश्वास भले ही अदृश्य हो, लेकिन वही रिश्तों, राज्यों और पूरी दुनिया को जोड़कर रखता है। अब नंदिनी की हंसी कुछ मुरझा गई थी। उसकी आंखों में सपनों की जगह सोच दिखाई देने लगी थी। भानु प्रताप मुस्कुराया और बोला, नहीं बहन, तुम्हारा उत्तर फिर से गलत है। इसका सही उत्तर है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी महान बना सकती है। अब वह अपनी तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछने वाला था। उसने नंदिनी की आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, वो कौन सी चीज है
जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है? राजकुमारी नंदिनी इस बार मौन हो गई। उसने बहुत सोचा, धन, सेना, बुद्धि, सत्ता, लेकिन कोई उत्तर उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि हर प्रश्न का उत्तर वह नहीं जानती। वह थोड़ी व्याकुल हुई, लेकिन जवाब न मिल सका। भानु प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर है समय। समय ही वह शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। समय के आगे न कोई अमीर टिकता है, न कोई ज्ञानी, न ही कोई बलवान। ये सुनते ही राजकुमारी नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसका सिर अपने आप झुक गया। उसे पहली बार अपनी अज्ञानता और सीमितता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपने अहंकार के कारण अब तक दूसरों को तुच्छ समझती रही। पहले तो उसने क्रोध में आकर अपने हार मानने से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर अंततः उसने विनम्रता से हार स्वीकार कर ली। राजा विश्वनाथ और रानी चारुलता, जो यह सब बहुत ध्यान से देख और सुन रहे थे, अपनी बेटी में यह बदलाव देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भानु प्रताप को गले लगाया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अब बारी थी शर्त पूरी करने की। भानु प्रताप ने बहन से कहा, अब शर्त के अनुसार तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, कहो भैया, क्या इच्छा है? मैं उसे पूरा करूंगी। भानु प्रताप ने कहा, सोच लो, एक बार जो कहूंगा उससे पीछे नहीं हट सकती। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं राजकुमारी हूं, वचन निभाना मेरी शान है, पीछे हटना मेरी फितरत नहीं। भानु प्रताप गंभीर हो गया और बोला, तो फिर तुम्हें मेरी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना होगा। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी चकित रह गई। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन शर्त के अनुसार वह इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, जैसा आप उचित समझें भैया। भानु प्रताप ने तुरंत विवाह की तैयारियों के आदेश दे दिए, क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ योजना अनुसार तय कर रखा था। कुछ ही समय बाद महल में एक कुम्हार को बुलवाया गया। सादा वस्त्र, धूल से सने हाथ, मगर चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। भानु प्रताप ने नंदिनी से कहा, यही है वह व्यक्ति जिससे तुम्हें विवाह करना होगा। यह सुनते ही नंदिनी की आंखें भौचक्की रह गईं। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। भाई, यह कैसा मजाक है? वह चीख पड़ी। एक साधारण कुम्हार से मेरा विवाह करवाकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। वह क्रोध में कांपने लगी, मगर इस बार राजा और रानी ने भी अपने बेटे का ही साथ दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो शर्त रखी गई थी वही अब निभाई जाएगी। अहंकार को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है। और इस तरह राजकुमारी नंदिनी का विवाह एक कुम्हार से करवा दिया गया। विवाह के तुरंत बाद राजकुमार भानु प्रताप ने अपनी बहन से गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब तुम एक पत्नी बन चुकी हो। तुम्हारा स्थान अब तुम्हारे पति के साथ है। तुम्हें अब उनके साथ ही रहना होगा। राजा विश्वनाथ और रानी चारुलता भी अब भावुकता को एक ओर रखकर कठोर निर्णय लेने पर मजबूर हो चुके थे। उन्होंने राजकुमारी नंदिनी और उसके नवविवाहित पति, उस साधारण कुम्हार, को राज्य से बाहर भेजने का आदेश दे दिया। नंदिनी विरोध करती रही, रोती रही, पैर पटकती रही, किंतु अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। शाही रथ से उतारकर उसे साधारण वस्त्रों में राजमहल की चौखट से बाहर कर दिया गया। रास्ते भर वह कुम्हार को अपशब्द कहती रही, अपमानित करती रही और अपने भाग्य को कोसती रही, लेकिन कुम्हार पूर्णतः शांत और विनम्र बना रहा, जैसे वह जानता हो कि समय सब कुछ सिखा देगा। कुछ ही समय बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे, मिट्टी और फूस से बनी, जहां न तो शाही बिस्तर था, न नौकर चाकर, न महंगे वस्त्र और न ही सोने चांदी के बर्तन। अब नंदिनी को स्वयं ही चूल्हा जलाना पड़ता था। पानी भरना, खाना बनाना और घर की सफाई करना, यह सब उसके लिए नया और कठिन अनुभव था। महलों की विलासिता में पली बढ़ी वह अब एक साधारण स्त्री की तरह जीने पर मजबूर थी। कुम्हार प्रतिदिन मिट्टी से बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। राजकुमारी नंदिनी अब भी नाक भौं सिकोड़ती और हर काम में झुंझलाहट दिखाती।
एक दिन जब वह चूल्हा जलाने में असमर्थ रही तो थक कर रोने लगी। उसके आंसू देखकर कुम्हार उसके पास आया, उसकी आंखें पोंछीं और कोमल स्वर में कहा, राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है, पर यहां तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम सब सीख जाओगी। उसके स्नेह और धैर्य ने नंदिनी के मन को छू लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका पति वास्तव में दयालु, मेहनती और निष्ठावान है। धीरे धीरे नंदिनी ने भी कुम्हार के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वह उसके साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने और छोटे बर्तन बनाने लगी। यद्यपि शुरुआत में उसके हाथ कांपते थे, आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी बनती थीं, परंतु वह हार नहीं मानती थी। एक दिन कुम्हार बीमार पड़ गया। अब सारा काम राजकुमारी नंदिनी के कंधों पर था। उसने जैसे तैसे मिट्टी को गूंधा, चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाने की कोशिश की। कई घंटे की मेहनत के बाद वह कुछ साधारण घड़े और मूर्तियां बना पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू हार के नहीं, संघर्ष और आत्मगौरव के थे। अगले दिन उसने उन बर्तनों और खिलौनों को एक टोकरी में सजाया, सिर पर रखा और बाजार की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही, क्या कोई राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा किया होगा? बाजार में पहुंचते ही वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो। शुरुआत में लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसकी सादगी भरी टोकरी में कोई चमक नहीं थी, कोई ब्रांड नहीं था, सिर्फ हाथ की मेहनत थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसके घड़े खरीदे, कुछ ने खिलौने। शाम तक वह जैसे तैसे सारा सामान बेचने में सफल हो गई। जब वह घर लौटी, उसका चेहरा धूप में झुलसा हुआ था, पैर थके हुए थे, पर दिल में था एक अनकहा गर्व। अब उसे मिट्टी से घृणा नहीं, सम्मान हो गया था। अब उसे पता चल चुका था कि जो सुख और संतोष ईमानदारी से कमाए एक पैसे में है, वह राजमहल की विलासिता में नहीं मिलता। अब वह कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ काम करती थी। दोनों दिन भर मेहनत करते और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते। एक दिन जब दोनों थके हारे झोपड़ी के बाहर बैठे थे, कुम्हार ने कहा, अगर हम बाजार में एक छोटी सी दुकान खरीद लें तो हम और अधिक सामान बेच सकते हैं। दुकान में सामान सजाकर रखने से ग्राहक भी बढ़ेंगे और आमदनी भी। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और पहली बार पूरा समर्थन और आत्मविश्वास उसकी आंखों में झलक रहा था। राजकुमारी नंदिनी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, हाँ, बात तो सही है, लेकिन दुकान खरीदने के लिए हमारे पास धन कहां से आएगा? कुम्हार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाऊंगा, वहां मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। जब लौटूंगा तब हम दोनों मिलकर अपनी दुकान खोलेंगे, लेकिन जब तक मैं लौट कर आऊं तुम कोई काम कर लेना। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, चंद्रगढ़ के राजा वीर बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। मेरे कुछ मित्र वहीं काम करते हैं, उनकी सहायता से तुम्हें महल में काम मिल जाएगा। यह सुनते ही नंदिनी सन्न रह गई। राजा वीर, यह नाम सुनते ही उसका हृदय अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे याद आया, वही राजा वीर जिसने एक समय उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने अपने घमंड और अहंकार में ठुकरा दिया था। आज अगर उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद वह चंद्रगढ़ की महारानी होती और उसी महल की स्वामिनी जिसमें आज वह एक सामान्य कामगार बनने जा रही है। कुम्हार उसे लेकर चंद्रगढ़ पहुंचा। मित्रों की मदद से राजकुमारी को महल में रसोई का कार्य मिल गया। अब वह किसी रानी की तरह नहीं, बल्कि एक सेविका की तरह महल के कामों में जुट गई। कुम्हार शहर के लिए रवाना हो गया और नंदिनी ने पूरी निष्ठा और लगन से अपने काम में खुद को झोंक दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह साफ सफाई, खाना बनाना और अन्य जिम्मेदारियां इस तरह निभाने लगी कि पूरे महल में उसकी प्रशंसा होने लगी। राजमहल में एक दिन जब राजा वीर ने उसके काम की चर्चा सुनी तो वह स्वयं उसे देखने आया। वह उसे देखते ही ठहर गया, कुछ जाना पहचाना चेहरा। और फिर एक दिन उसने नंदिनी को बुलवाया। राजा वीर ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी नंदिनी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरा विवाह पहले ही हो चुका है
मेरे पति इस समय शहर में हैं, धन कमाने गए हैं। जब वह लौटेंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। राजा वीर क्षण भर मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजकुमारी नंदिनी, मेरी ओर देखो। अपना नाम सुनते ही नंदिनी चौंक गई। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तभी राजा वीर ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा कुम्हार हूं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिससे तुम्हारा विवाह हुआ था। यह कहते हुए राजा वीर ने अपना मुकुट, आभूषण और राजसी पोशाक उतार दी। वह अब वही साधारण सा कुम्हार लगने लगा जिसे नंदिनी ने पहली बार देखा था। राजकुमारी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आपने मुझसे कुछ नहीं कहा? आपने यह सब क्यों किया? राजा वीर ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो नंदिनी। मैंने तुम्हें दुख दिए, पर मेरा उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना नहीं, तुम्हारा अहंकार तोड़ना था। अगले दिन महल में एक और आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। राजकुमार भानु प्रताप, राजा विश्वनाथ और रानी चारुलता वहां आ पहुंचे। अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर रानी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। भानु प्रताप ने बहन को गले लगाया और कहा, बहन, यह योजना मेरी थी ताकि तुम्हारा जीवन सुधर सके, और तुम आज जिस विनम्रता, त्याग और प्रेम की मूरत बन चुकी हो, वह देखकर मुझे गर्व होता है। अब नंदिनी वही राजकुमारी थी, लेकिन उसकी आत्मा बदल चुकी थी। उसमें अब घमंड नहीं, विनम्रता थी। प्रदर्शन नहीं, प्रेम और सेवा की भावना थी। और फिर वह अपने पति वीर के साथ ससम्मान उसी महल में रहने लगी। इस बार एक सच्चे प्रेम, विश्वास और परिवर्तन की रानी बनकर। इस कहानी से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। अहंकार को विनम्रता से, विलासिता को परिश्रम से और दिखावे को सच्चाई से हराया जा सकता है। जीवन हमें वही सिखाता है जो कोई गुरु या शास्त्र नहीं सिखा सकता। कांचीपुरम नामक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके दो पुत्र थे, लव और कुश। दोनों ही अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे और राज्य की जनता में उनके गुणों की चर्चा होने लगी थी। राजा का मुख्यमंत्री सुमंत अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और नीतिज्ञ था। अक्सर राजा अपने निर्णयों में सुमंत की सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री सुमंत ने राज दरबार में आकर निवेदन किया, महाराज, आपके दोनों पुत्र अब योग्य और परिपक्व हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप इनमें से किसी एक का राज्याभिषेक करें, ताकि अगली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित हो सके। राजा चंद्रसेन गंभीर होकर बोले, मंत्रीवर, आपकी बात सही है। मैं भी इसी विषय पर विचार कर रहा था। मेरे मन में निर्णय लगभग तय हो चुका है। सुमंत ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह निर्णय कठिन है, परंतु आवश्यक भी। चाहे आप किसी भी पुत्र को गद्दी सौंपें, दोनों आपके रक्त से हैं, पर दोनों में सोच की भिन्नता है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, बुद्धिमानी और योग्यता में दोनों एक समान नहीं हैं। कुश में एक राजा बनने की तमाम योग्यताएं हैं, दृढ़ता, निर्णय शक्ति और शौर्य। वहीं लव बहुत शांत, सौम्य और विचारशील है, लेकिन उसमें शासक बनने का साहस नहीं दिखता। इसलिए मैंने तय किया है कि राज्य का कार्यभार कुश को सौंपा जाएगा। सुमंत कुछ कहना चाहता था, पर शब्दों को रोक गया। जो आप उचित समझें महाराज, कहकर वह दरबार से विदा हो गया। कुछ दिन बीते। एक दिन लव और कुश में गरीबी को लेकर एक गहन विवाद हो गया। वे दोनों पिता के पास पहुंचे। लव ने कहा, पिताजी, हमारे राज्य में कई नागरिक इतने गरीब हैं कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। उनके लिए योजना बनानी चाहिए ताकि उनकी भूख मिटाई जा सके और राज्य की जनता में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़े। कुश ने बीच में टोका, भूख मिटाना समाधान नहीं है। जब तक समस्या की जड़ को नहीं समझा जाएगा, तब तक भूख मिटाने की कोशिशें अस्थायी होंगी। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि अन्न कैसे उपजाया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी सहारा दे सकें। राजा विचार में पड़ गए। मंत्री सुमंत ने कहा, महाराज, अगर हम केवल भूख मिटाएंगे तो समस्या दोबारा आएगी, लेकिन यदि गरीबी की जड़ को नष्ट कर दिया जाए तो स्थायी समाधान मिल सकता है। राजा चंद्रसेन ने कुश की ओर देखकर कहा, राज्य का संचालन केवल बुद्धि से नहीं, योग्यता से होता है। कुश की सोच एक राजा की है।
लव की बातें आदर्शवाद से भरी हैं, पर उनमें व्यावहारिकता नहीं है। इसीलिए लव, आगे से कोई गलत सलाह मत देना। फिर उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, कुश का राज्याभिषेक शीघ्र किया जाए। राजा के शब्द लव के हृदय को चीर गए। उसे अपने स्वप्न, विचार और आत्मसम्मान का अपमान महसूस हुआ। अगले ही दिन वह साधारण वस्त्रों में चुपचाप राज्य त्याग कर निकल गया। वह नगर नगर, गांव गांव भटकता रहा। एक दिन वह एक दूसरे राज्य में पहुंचा। रास्ते में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक संत प्रवचन दे रहे थे। वहां लोग बड़ी श्रद्धा से उन्हें सुन रहे थे। लव भी वहीं रुक गया। उनके वचनों में ऐसी शांति और ज्ञान था जो किसी भी बेचैन आत्मा को ठहरा दे। लव ने एक श्रोता से पूछा, ये संत कौन हैं जो शास्त्रों की गूढ़ बातों को इतनी सरलता से समझा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, ये हैं अग्निसार, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी। बहुत ज्ञानी और करुणामय हैं। इनकी एक बेटी है सरिता, जिसकी शादी को लेकर ये बहुत चिंतित रहते हैं। वे जिसे पसंद करते हैं वही उसे नहीं भाता। सरिता अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है, इसी कारण अग्निसार जी कुछ दुखी रहते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद लव संत अग्निसार के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने जो कथा कही उससे मेरे अंतर्मन की सारी उलझनें दूर हो गईं। मैं सोच रहा था कि सन्यासी बन जाऊं, लेकिन अब समझ गया कि संसार में रहकर भी शांति पाई जा सकती है। इसके लिए आपका आभार। अग्निसार ने लव को ध्यान से देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारे विचार बहुत गहरे हैं। तुम्हारी बातों ने मुझे प्रभावित किया है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? लव सिर झुकाकर विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरा नाम अर्पण है। मैं बचपन से ही अनाथ हूं। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन थे, कहां से आया हूं। बस इतना जानता हूं कि जीवन मुझे जहां ले गया मैं वहीं चलता गया। अग्निसार ने अर्पण की आंखों में देखा और फिर स्नेहपूर्वक बोले, अगर इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारा संरक्षक हूं। आओ, मेरे घर में रहो। मेरे घर में प्रेम, शिक्षा और शांति की कोई कमी नहीं है। अर्पण ने गुरुदेव की इस कृपा को कृतज्ञता से स्वीकार किया और उनके साथ उनके घर चला गया। घर में अग्निसार की एक सुंदर मगर अत्यंत स्वाभिमानी पुत्री सरिता भी थी। सरिता के स्वभाव में एक अजीब सी उदासी थी। उसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था। उसके मन में पुरुषों के प्रति एक दीवार सी खड़ी थी जिसे कोई तोड़ नहीं पाया था। लेकिन जब उसने पहली बार अर्पण को देखा तो उसे अर्पण की आंखों में सच्चाई, शालीनता और शांति की झलक मिली। धीरे धीरे सरिता अर्पण की ओर आकर्षित होने लगी। एक दिन उसने संकोच छोड़ते हुए अर्पण से कहा, अर्पण, क्या तुम मेरे साथ कुएं से पानी भरने चलोगे? आज बर्तन भारी हैं और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। अर्पण मुस्कुराया और बोला, चलो सरिता, तुम्हारी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। वे दोनों साथ में गांव के पुराने कुएं तक पहुंचे। सरिता जानती थी कि दोपहर के उस समय वहां कोई नहीं होगा। कुएं के किनारे जब वे अकेले थे तो सरिता धीरे से बोली, अर्पण, मैं अब तक किसी पुरुष को पसंद नहीं कर सकी, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में कुछ अलग सा महसूस होता है। आज रात मेरे पिता किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं और अगर तुम चाहो तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। यह सुनकर अर्पण चौंक गया। वह कुछ पल तक शांत रहा, फिर बहुत ही गंभीर स्वर में बोला, सरिता, तुम्हारे पिता मेरे गुरु हैं। मैं उनका आदर करता हूं और तुम्हें अपनी बहन के समान मानता हूं। तुम्हारे लिए इस तरह के विचार रखना मेरे लिए पाप है और तुम्हें भी ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए। यह तुम्हारी गरिमा के अनुकूल नहीं है। सरिता ने बहुत प्रयास किया, उसे समझाने की कोशिश की, परंतु अर्पण अपने सिद्धांतों और मर्यादा पर अडिग रहा। जब सरिता को यह एहसास हुआ कि उसकी कोई भी बात अर्पण को प्रभावित नहीं कर पा रही है, तो उसके मन में क्रोध और अपमान की भावना जाग उठी। उसने सोचा, अगर यह मुझे स्वीकार नहीं करता तो इसे सबक सिखाना ही होगा। क्रोध में वह अचानक अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ने लगी। उसने अपने हाथों को जानबूझकर खरोंच लिया, बाल बिखेरे और फिर जोर जोर से रोती हुई घर की ओर दौड़ पड़ी।
जब सरिता आंसुओं से भीगी हुई घर पहुंची, उसके बाल बिखरे थे, चूड़ियां टूटी हुई थीं और हाथों पर खरोंच के निशान थे। यह हाल देखकर उसके पिता संत अग्निसार घबरा गए। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, बेटी, ये क्या हुआ? यह हाल कैसे हुआ तुम्हारा? सरिता ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, पिताजी, आपने जिसे अपना बेटा समझा वह अर्पण एक धोखेबाज निकला। उसने मुझ पर बुरी नजर डाली। जब मैंने विरोध किया तो खुद को चोट पहुंचाकर ये निशान बना लिए। संत अग्निसार स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पण, जिसने उनके प्रवचनों से जीवन की दिशा पाई थी, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। परंतु बेटी की हालत देखकर उन्होंने भी उस पर भरोसा कर लिया। वे तुरंत अपनी बेटी को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। मुखिया ने गंभीरता से मामला सुना और आदेश दिया, अर्पण को तुरंत पंचायत में बुलाया जाए। अर्पण को पंचायत में लाया गया। वहां पहले से ही गांव के बड़े बुजुर्ग अग्निसार और सरिता मौजूद थे। सरिता ने वहां भी नाटक जारी रखते हुए कहा, मुखिया जी, अर्पण ने मेरी आस्था को ठेस पहुंचाई है। ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुखिया ने अर्पण से सीधे पूछा, बताओ अर्पण, क्या तुमने यह अपराध किया है? तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। सारा गांव अर्पण की ओर देखने लगा, लेकिन अर्पण पूरी तरह शांत खड़ा रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा। मुखिया ने दोबारा सवाल किया, अर्पण, क्या तुम दोषी हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन अर्पण की चुप्पी बरकरार रही। मुखिया ने कहा, तुम्हारा मौन मुझे बहुत कुछ कह रहा है। अगर तुम निर्दोष होते तो शायद अपनी सफाई देते, पर तुम्हारी चुप्पी को लोग अपराध का संकेत मान सकते हैं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हालांकि न्याय की दृष्टि से सरिता की बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी गांव के नियम कहते हैं कि अगर कोई पवित्र घर की बेटी को अपमानित करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक क्षण के बाद मुखिया रुके और बोले, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा मन कहता है कि अर्पण निर्दोष है। उसकी आंखों में ग्लानि नहीं, बल्कि शांति है। ये वही व्यक्ति है जो गांव में हर किसी की मदद करता रहा है, जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। परंतु फिर उन्होंने कहा, मैं यह निर्णय अकेले नहीं ले सकता, इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण की जानकारी हमारे राज्य के राजा देववर्मा को भेज रहा हूं। अब वही अंतिम निर्णय लेंगे। कुछ दिनों बाद जब राजा देववर्मा को पूरा मामला ज्ञात हुआ तो उन्होंने मुखिया को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मुखिया जी, जब एक लड़की ने गवाही दे दी और आरोपी कुछ नहीं बोल रहा, तो न्याय का तकाजा तो यही कहता है कि उसे दंड मिलना चाहिए। फिर आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? मुखिया ने निडर होकर जवाब दिया, महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव और उसका पूर्व का आचरण मुझे यह कहने पर मजबूर करता है कि मामला जैसा बताया जा रहा है वैसा शायद नहीं है। यदि संभव हो तो आप स्वयं अर्पण और सरिता दोनों से मिलकर निर्णय करें। राजा देववर्मा ने मुखिया की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस विषय पर विचार करूंगा। दोषी को दंड और निर्दोष को न्याय अवश्य मिलेगा। तुम अब जा सकते हो। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी यमुना। वह न केवल सौंदर्य में अनुपम थी, बल्कि उसमें असाधारण बुद्धिमत्ता भी थी। राज्य के कई निर्णयों में राजा अपनी पुत्री से सलाह लिया करते थे, क्योंकि यमुना का विवेक और तर्क शक्ति प्रशंसनीय थी। राजा ने यह पूरा मामला अर्पण, सरिता और संत अग्निसार का यमुना को विस्तार से बताया। ध्यान से सब कुछ सुनने के बाद यमुना ने शांत भाव से कहा, पिताजी, जब तक हम उन तीनों से आमने सामने बात नहीं करेंगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। हमें उन्हें दरबार में बुलाना चाहिए और बिना पक्षपात के उनसे प्रश्न करने चाहिए, तभी न्याय संभव है। राजा को अपनी बेटी की बात उचित लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि संत अग्निसार, सरिता और अर्पण तीनों को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। दरबार में जब तीनों आए तो राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सरिता, तुम अपनी बात दोहराओ। सरिता ने वही कहानी दोहराई जो उसने गांव में कही थी। संत अग्निसार भी अपनी पुत्री के पक्ष में खड़े रहे। इसके बाद राजा की दृष्टि अर्पण पर गई। उन्होंने कहा,
अर्पण, तुम कुछ बोलना चाहो तो बोलो, तुम्हें पूरा अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। लेकिन अर्पण पहले की तरह ही मौन रहा। उसका शांत चेहरा, झुकी दृष्टि और संयमित मुद्रा राजा को सोचने पर मजबूर कर रही थी। राजा देववर्मा ने अपनी राजसी दृष्टि सब पर डाली और बोले, सरिता के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है और अर्पण की चुप्पी को केवल दोष नहीं माना जा सकता, लेकिन सत्य क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपनी पुत्री यमुना की ओर देखा। यमुना ने राजा को संकेत किया और दोनों एकांत में एक कक्ष में चले गए। वहां यमुना बोली, पिताजी, अगर आप वास्तव में न्याय चाहते हैं तो आपको इस मामले को परंपरागत तरीके से नहीं, बुद्धि और मनोविज्ञान से सुलझाना होगा। राजा बोले, कैसे पुत्री, कहो तुम्हारा उपाय क्या है? यमुना मुस्कुराई और बोली, हमें सरिता और अर्पण को 2 दिन राजमहल में अलग अलग कक्षों में ठहराना चाहिए। इस दौरान हमें कुछ विशेष बातें करनी होंगी और स्थितियों को इस प्रकार से रखना होगा कि असल सच्चाई स्वयं बाहर आ जाए। आप दरबार में बस यह घोषणा कर दीजिए कि निर्णय के लिए 2 दिन और लगेंगे, बाकी की योजना मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और अगले ही क्षण दरबार में लौटकर घोषणा की, इस मामले का निर्णय 2 दिन बाद सुनाया जाएगा। तब तक सरिता और अर्पण को राजमहल में विश्राम दिया जाएगा। यमुना के निर्देशानुसार दोनों को महल के भीतर 2 अलग अलग कक्षों में ठहरा दिया गया, जिनके बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई। परंतु इस 2 दिन के मौन वातावरण में यमुना की योजना धीरे धीरे रंग लाने वाली थी। दोनों कमरों को इस तरह चुना गया था कि वे एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। अगली सुबह राजकुमारी यमुना अपने पिता राजा देववर्मा के पास आई और बोली, पिताजी, जब तक हमारे पास कोई गवाह नहीं है तब तक यह न्याय अधूरा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम स्वयं इस मामले के गवाह बने। आइए सच को अपनी आंखों से देखें। राजा ने उसकी बात मान ली। यमुना उन्हें लेकर अर्पण के कमरे के बाहर ले गई। उस कमरे के दरवाजे में एक छोटा सा छेद था जिससे भीतर का दृश्य साफ दिखाई देता था। राजा ने जैसे ही आंख लगाई, उन्होंने देखा कि अर्पण कमरे के एक कोने में शांति से बैठा था, जैसे ध्यान में लीन हो। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल संतोष और आत्मबल की झलक। दूसरी ओर सरिता अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और असंतोष स्पष्ट था। कुछ देर बाद सरिता को कमरे की एक दीवार में दरवाजा दिखाई दिया। कुंडी न लगे होने के कारण उसने धीरे से उसे खोल दिया। यह दरवाजा अर्पण के कमरे में खुलता था। वह इधर उधर देखती हुई अर्पण के पास आ पहुंची। कमरा खाली था और अर्पण गहराई से ध्यान में बैठा हुआ था। सरिता ने अवसर का लाभ उठाया और अर्पण के करीब जाकर धीमे स्वर में बोली, अब तो तुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। तूने मुझे ठुकराया है। मेरी सुंदरता पर जहां लोग जान छिड़कते हैं, तूने मेरा अपमान किया। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं अपने आरोप वापस ले सकती हूं, वरना मेरा झूठ ही तेरे जीवन का अंत कर देगा। अर्पण ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, सरिता, मुझे कोई भय नहीं। मैं सच्चा हूं और यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं किसी भी अनुचित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे उसके बदले में मृत्यु ही क्यों न मिले। वह शांत बैठा रहा, जैसे कोई संत गहराई में डूबा हो। उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के उस पार से राजा देववर्मा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सुन रहे थे। अगले दिन राजा ने दरबार में सबको बुलाया। सरिता, संत अग्निसार, अर्पण और यमुना। दरबार में गंभीर चुप्पी थी। राजा ने सिंहासन से उठकर कहा, सरिता, तुमने जिस कुटिलता का परिचय दिया है वह केवल अर्पण नहीं बल्कि पूरे न्याय और मानवता का अपमान है। जब तुम्हारी स्वार्थी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारा अपराध गंभीर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम्हें दंड दिया जाना चाहिए, राजा बोले, लेकिन तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें इस बार केवल चेतावनी देता हूं। अग्निसार जी, मैं आपकी विद्वत्ता का सम्मान करता हूं, परंतु आज आपकी पुत्री ने आपको भी लज्जित किया है।
राजा ने पिता और पुत्री को दरबार से वापस जाने के लिए कह दिया। फिर उन्होंने अर्पण की ओर देखा और कहा, अर्पण, तुम सत्य और मर्यादा के प्रतीक हो। तुम्हारी मौन शक्ति ने सत्य को उजागर कर दिया। मैं तुम्हें इस राज्य का अतिथि बनाकर रखता हूं और चाहता हूं कि तुम यहीं मेरे साथ रहो। राजा के मन में अर्पण के लिए अपार सम्मान और स्नेह जाग उठा था। वे अब अर्पण को न केवल अतिथि मानते थे, बल्कि एक योग्य पात्र भी, जिसके योग्य उनकी पुत्री यमुना ही हो सकती थी। राजा अपनी बेटी की शादी अर्पण से करवाना चाहते थे। शादी का प्रस्ताव सुनकर पहले तो अर्पण ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने राजा देववर्मा से कहा, महाराज, आपने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु मैं स्वयं को आपकी राजकुमारी के योग्य नहीं मानता। मैं तो केवल एक सामान्य व्यक्ति हूं और आपके राज्य की राजकुमारी अत्यंत गुणी और बुद्धिमती है। यह सुनकर राजकुमारी यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही बात है तो आप अभी भी मुझे नहीं समझ पाए। आपने जिस धैर्य, सत्य और आत्मबल का परिचय दिया है, वही तो सच्चे राजपुत्र के गुण होते हैं। अर्पण अभी भी असमंजस में था, लेकिन जब उसे यह झांत हुआ कि उसे निर्दोष सिद्ध कराने की पूरी योजना यमुना की बुद्धिमत्ता और साहस से सफल हुई, तब उसका मन बदल गया। उसे समझ में आ गया कि यमुना केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन संगिनी भी बन सकती है। फिर अर्पण ने विवाह के लिए सहमति दे दी। राजा देववर्मा ने पूरे राज्य में इस शुभ विवाह की घोषणा कर दी। शादी बहुत ही धूमधाम और भव्यता से संपन्न हुई। सारे नगर में उत्सव का माहौल था। शादी के कुछ दिन बाद अर्पण ने अपने असली परिचय का खुलासा किया। उसने राजा देववर्मा से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई आपके सामने रखूं। मैं कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि कांचीपुरम के राजा चंद्रसेन का पुत्र हूं। मेरा असली नाम है लव, परंतु मेरे पिता ने मेरे विचारों को कमजोर समझकर मुझे उत्तराधिकारी नहीं चुना। इसी पीड़ा के साथ मैं अपना राज्य छोड़कर निकल पड़ा और अर्पण नाम से यहां जीवन बिताने लगा। राजा देववर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तुम राजपुत्र हो या साधारण व्यक्ति, अब यह कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी योग्यता, चरित्र और बुद्धिमत्ता ही तुम्हारी पहचान है। आज से मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। मेरे बाद यह राज्य तुम ही संभालोगे। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी को तुम जैसा जीवन साथी मिला। कुछ समय पश्चात यह समाचार जब राजा चंद्रसेन तक पहुंचा कि उसका बेटा अब स्वयं एक राज्य का राजा बन चुका है, तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। वे बिना विलंब किए राज्य देववर्मा के दरबार में अपने बेटे से मिलने आ पहुंचे। पिता और पुत्र के बीच वर्षों से जमी दूरियां और शिकवे पिघल गए। अब उनके रिश्ते में केवल सम्मान, प्रेम और अपनापन रह गया था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वह यह है, सच्चाई, धैर्य और चरित्र की शक्ति से बड़ा कोई राजपाठ नहीं होता। घमंड चाहे किसी का भी हो, अंत में विनम्रता और बुद्धिमत्ता ही सच्ची जीत दिलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।